हेलो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान व हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम 30 प्रश्न करेंगे बाल मनोविज्ञान शिक्षण के और 20 प्रश्न करेंगे हम हिंदी के। ठीक है। और ये सभी प्रश्न आपके केवीएस, सीटेट, रीट, यूपीटेट, एचटेट, डीएसएसबी सभी पात्रता परीक्षा और जितने भी आपके शिक्षक की संबंधित परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये सभी प्रश्न हमने जो विगत सालों में जितने भी आपकी परीक्षाएं हुई हैं उनसे लिए हैं। ठीक है। जिसमें क्या टेट, सी टेट, के वी एस, डी एस एस बी, एम पी टेट, यू पी टेट, जितने भी पात्रता परीक्षाएं हुई ना उन सभी के जो विगत प्रश्न पत्र हैं वहाँ से हमने लिए। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। मान लो कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उस शिक्षण के दौरान जो अनुशासन है वो बनाए रखने के लिए सर्वाधिक उपाय क्या होगा। ऑप्शन ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। यानी कि जो अगर बच्चा अनुशासनहीनता कर रहा है तो उस बच्चे को हम कक्षा से बाहर निकाल दें। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात तो सही नहीं होगी। यानी कि ऑप्शन ए तो आपका सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। यानी कि अगर अनुशासनहीनता की जो अगर कक्षा के अंदर समस्या आती है तो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बना के हम उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। कैसे? अगर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय में हम जो देखते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है ना उसको नवीन शिक्षण विधियों के उचित प्रयोग से रोचक, सहज एवं व्यवहारिक जीवन से उसको केंद्रित बनाया जाए। ठीक है। जिससे कि कक्षा के सभी विद्यार्थी उस विषय की मूल भावना और विषय वस्तु के ऊपर पूर्ण केंद्रित हो जाएंगे। जिससे कि जो अनुशासनहीनता की जो समस्या है वो उत्पन्न ही नहीं होगी। ठीक है। और कक्षा में सदा अनुशासन बना रहेगा। तो इसलिए सबसे जो सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है वो यही होगा कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाया जाने का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। जो शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष के बीच है उसके अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं वो बच्चे कैसे होते हैं। ऑप्शन ए, संरक्षित। संरक्षित तो आपकी बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है। ऑप्शन बी, संवेगात्मक, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है आपका मूल प्रवृत्तियात्मक। यानी कि जो प्रवृत्तियों के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं ना वो शैशवावस्था में होती हैं। जिसमें कि क्या होता है, शैशवावस्था में शिशु अपनी जो मूल प्रकृति के अनुसार जो व्यवहार करता है ना, जिसमें कि भूख या गुस्सा आने पर क्या करता है, रोकर वो व्यक्त करता है। ठीक है। वो अभिक्रिया करता है ना। जैसे भाई मान लो भूख लगी हुई है, गुस्सा आया हुआ है तो रोकर उसको अपनी अभिव्यक्ति को वो करता है। ठीक है। और अगर उसको प्रसन्न है बच्चा तो वो हंसकर अपनी अभिव्यक्ति देता है। तो शैशवावस्था में जो सभी बच्चे हैं वो अपने क्रियाकलाप मूल प्रवृत्ति के अनुसार करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। मान लो जिस भी विद्यालय में समेकित शिक्षा दी जाती है जैसे कि समावेशी शिक्षा भी कहते हैं हमें, तो उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में हमें प्रशिक्षित करना चाहिए। यानी कि ऑप्शन ए है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन बी है आपका व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। नहीं, ये तो नहीं हो गया। और क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, ये भी कुछ हद तक ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। देखो समेकित शिक्षा से हमारा तात्पर्य क्या होगा कि भी विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करना। ठीक है। भाई जो रेगुलर जो उसमें आते हैं ना, मान लो एक तो विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चे हो गए और एक आपके
बिल्कुल इसमें नॉर्मल हो गए, ठीक है। दोनों को मिला इसमें क्या होता है अभी समावेश करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसलिए समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा उनके लक्षणों को पहचानने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें उसकी क्षमता का भी होना अनिवार्य है, जिससे कि वो उनको प्रशिक्षण दे सकें, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। यानी कि मान लो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस विधि का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, बी है आपका उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति करना, सी है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। यहाँ ये देखो बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित हम कर सकते हैं, ठीक है। उनमें आत्म गौरव की अनुभूति भी हम करा सकते हैं, ठीक है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो कक्षा में छात्रों की पुनर्बलन के तौर पर अत्यधिक प्रशंसा करके हमें उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना जो तरीका है वो गलत है। कैसे है कि जिससे कि इस अगर हम ये तरीका अपनाते हैं तो बालक के मन में अहंकार की भावना का संचार हो जाता है। क्यों कि हम उनकी अत्यधिक प्रशंसा कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो बच्चा है वो अधिगम के लिए प्रयास करना कम कर देगा, ठीक है। और जिसके कारण जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है, ठीक है। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है शून्य या डी उपयुक्त सभी। देखो सृजनशीलता किसे कहेंगे हम, देखो सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने और सराहना करने की एक योग्यता है, ठीक है। यानी कि इसमें और जो सृजनशीलता होती है ना उसके घटक कितने होते हैं, उसके 4 घटक होते हैं, जिसमें प्रवाह हो गया आपका, विविधता हो गया, मौलिकता हो गया और विस्तारण हो गया। तो इसलिए जो बुद्धि और सृजनात्मकता होती है ना इसके अंदर दोनों ये घटक होते तो अलग अलग हैं, लेकिन इनमें सह संबंध जो पाया जाता है वो धनात्मक पाया जाता है, ठीक है। अगर बच्चे में इसकी जो ये बुद्धि उच्च स्तर होगी ना तो सृजनात्मकता भी उच्च होने के आसार बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर बुद्धि लब्धि कम स्तर की होगी तो सृजनात्मकता में भी कमी आने लगती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा धनात्मक। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, यानी कि एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, नहीं ये तो सही नहीं है। ऑप्शन बी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, ये भी बात सही नहीं है। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ये बात सही है। जैसे कि देखो अगर कक्षा के विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक को बदलना है तो उसे सर्वप्रथम बालक की जो संगति है ना, संगति उसके स्वभाव को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो बालक है वो प्रवृत्ति सर्वाधिक रूप से उसे समूह से मिलती है, जहाँ वो रह रहा होता है, जिस संगत में रह रहा होता है उस वहां से मिलती है। क्योंकि बालक जो हमेशा अनुकरण के द्वारा सीखता है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहला जो काम कार्य करना होगा शिक्षक को उसे समूह की प्रवृत्ति है वो बदलनी पड़ेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खालिस्तान से है। देखो
विकास का जैसा संबंध बताया जाता है परिपक्वता से, वैसा ही उद्दीपन का संबंध होता है आपका। ऑप्शन ए परिवर्तन से, बी प्रतिक्रिया से, सी प्रयास से, या डी परिणाम से। देखो वही संबंध पाया जाता है उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। क्यों? क्योंकि देखो किसी विषय वस्तु के प्रति यदि शिक्षण किसी कोई भी विषय वस्तु है मान लो, उसके प्रति यदि शिक्षक शिक्षण विधियों की सहायता से उद्दीपन करेगा, यानी कि उद्दीपन पेश करेगा, तो बालक का जो मन मस्तिष्क है ना, उसके प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। जैसे कि जो प्राचीन पावलोव का सिद्धांत था ना, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का, उसमें जब कुत्ते के सामने उद्दीपक रखे जाते हैं तो वो लार टपकाता है ना। मान लो घंटी बजा रहे होते हैं, खाना लेके आ रहे हैं, तो वो उद्दीपक ही है उसके सामने वो, तो वो प्रतिक्रिया करता है कुत्ता। तो यही इसी में बात है, यानी कि अगर हम उद्दीपक सम्मुख रखेंगे तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। प्याजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जो डॉक्टर जीन प्याजे हैं वो किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा का विकास, बी नैतिक विकास, सी ज्ञानात्मक विकास, या डी है आपका सामाजिक विकास। देखो भाषा विकास के लिए आपके चोम्स्की हो गए, ठीक है। नैतिक विकास के लिए कोलबर्ग हो गए, ज्ञानात्मक विकास के लिए डॉक्टर जीन प्याजे हो गए, ठीक है। और सामाजिक विकास के लिए अल्बर्ट बंडूरा हो गए। यानी कि जो प्याजे है ना वो ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था ना, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई थी: संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं डॉक्टर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताई थी। यानी कि इन्होंने जो इनका जो क्षेत्र है वो होगा ज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। जब कमी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, सत्य है, या डी असत्य है। देखो वो एक समूह का निर्माण बिल्कुल अवश्य करेंगे, यानी कि आपका सत्य बात है, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए है आपका औसत बुद्धि के बच्चे, बी है अध्ययनशील बच्चे, सी है ग्रामीण बच्चे, या डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। देखो ये होंगे आपके जो समूह में बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, यानी किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, वो होगी आपकी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। देखो बच्चों में शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, जिसमें कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होगी, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों का शिक्षा का वही कार्यक्रम सफल और सार्थक हो सकता है जिससे कि उनके जो उद्देश्य है ना, उनकी विभिन्न योग्यताओं का अधिकतम विकास करें, ठीक है। और जिसके कारण विद्यालय में कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे प्राय उनकी उन्हीं बच्चों के साथ समायोजित होना अधिक पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उनके समकक्ष हो, ठीक है। और इसलिए वो समायोजित नहीं कर पाते, क्योंकि जब शिक्षक सभी कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो उसमें क्या होता है भाई, उनके जो पढ़ने की जो क्षमता है ना वो अत्यधिक होती है। ठीक है, तो शिक्षक को चाहिए कि उनको उनकी एबिलिटी के अनुसार पढ़ाया जाए, ठीक है। नहीं तो वो एक नीरस शिक्षणता उसमें आ जाएगी, ठीक है, नीरसता आ जाएगी। तो उसको जो शिक्षण का कार्य है वो उबाऊ सा लगने लगेगा, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, बी आपका विषय वस्तु को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या सी विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या डी उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। देखो सीखने की जो प्रक्रिया है ना वो स्वाभाविक स्थिति है ये, क्योंकि कभी बच्चा धीरे सीखता है, कभी जल्दी सीखता है, यानी कि ये एक स्वाभाविक स्थिति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों के सामाजिक विकास में खालिस्तान का विशेष
महत्व है। ऑप्शन ए है आपका खेल, बी है दिनचर्या, सी है बाल साहित्य, डी है आपका संचार माध्यम। देखो, बच्चों के सामाजिक विकास में आपका खेल का बड़ा अच्छा योगदान रहता है, जिसमें कि बच्चे समूह के साथ भी खेलते हैं, अकेले भी खेलते हैं, और उससे क्या होता है बच्चों में मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक ये हर तरह का विकास बच्चे में हो जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? देखो, भाटिया बैटरी का प्रयोग वो होता है आपके बुद्धि के प्रयोग मापन हेतु। ठीक है, जो और ये निर्माण जो सीएम भाटिया था ना, उन्होंने वर्ष 1953 में इसका उपयोग किया था। यानी कि जो भाटिया परीक्षण है, भाटिया बैटरी परीक्षण, इसमें बुद्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 तो आपके बताए थे स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो 3 स्तर में आपका बताया था, एक तो बताया था पूर्व परंपरागत स्तर, एक बताया था परंपरागत स्तर, और एक बताया था उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास आपका पियाजे ने दिया, सामाजिक विकास दिया आपका बंडोरा ने, अल्बर्ट बंडोरा, भाषा विकास दिया चोम्स्की ने, और नैतिक विकास दिया आपका कोलबर्ग ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका बली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन बी है आपका अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी है आपका गृह कार्य की जांच में लगन, और डी है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। देखो, शिक्षण प्रक्रिया वही सफल मानी जाएगी जिसमें बच्चा सक्रिय होगा। ठीक है, इसमें बच्चा सक्रिय होगा, यानी कि जो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भाई, शिक्षण प्रक्रिया को उसी को हम सफल मानेंगे जिसमें शिक्षक छात्र संवाद होगा। ठीक है, और जो बच्चे हैं वो क्रियाशील रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, और शिक्षण कार्य वो नीरस और बोझिल नहीं होना चाहिए, जिसमें शिक्षण कार्य वही अच्छा माना जाता है जिससे कि बच्चे अभिप्रेरित हो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, या ऑप्शन सी है आपका अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, या डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। देखो, इसमें आंतरिक पुनर्बलन है ना, वो इसमें कौन सा है? देखो, हमें क्या करना है, जो अभिप्रेरणा है ना, अभिप्रेरणा, इसके जो 4 मुख्य वो होते हैं ना स्रोत, वो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो आवश्यकता, एक अंतर्नोद, एक प्रोत्साहन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की जो प्रशंसा करता है ना, ये उसको आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए समस्या, बी संप्रत्यय, सी जीवन शैली, या डी वास्तविकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या के प्रति वो कठोर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञानात्मक विकास के 4
चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई, वो की थी आपकी डॉक्टर जीने पियाजे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? देखो, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता ये तो है, आत्मविश्वास और सहनशीलता ये भी है, और बहुत विनीत और स्वयं में सीमित ये नहीं है, ठीक है, स्वयं में सीमित ही रहना ये मानसिक स्वास्थ्य का अच्छे लक्षण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, बी प्रशिक्षण, सी वातावरण या डी राष्ट्रीयता। तो अधिगम क्षमता आपकी आनुवंशिकता से भी प्रभावित होती है, शिक्षण से भी प्रभावित होती है, वातावरण से भी होती है, राष्ट्रीयता से नहीं होती। ठीक है, बच्चा चाहे किसी भी राष्ट्र का हो, ठीक है, कहीं की राष्ट्रीयता ले रहा हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, ठीक है, या अमेरिका हो, कहीं का भी हो, तो अधिगम क्षमता उससे प्रभावित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? यानी कि बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को अधिगम किसने नहीं दिया? वो नहीं दिया आपका गुथरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्याजे, बी वैलेंटाइन, सी वुडवर्थ, डी रोस। ये है आपका संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये एक दिया था इन्होंने वुडवर्थ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। देखो, जब बच्चा माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथियों के साथ घुल मिलकर रहता है, ठीक है, वो होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था तक तो बच्चा अपने माँ बाप और घर में ही खेलता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा बाहर निकल जाता है माँ बाप के साय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 25, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। जो सीखने के जो नियम थे ना, वो थॉर्नडाइक ने दिए थे ना। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे सीखने के, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो जो पहला नियम था वो कौन सा था? वो तत्परता का नियम था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। जो मानसिक परिपक्वता है उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, ये कौन सी अवस्था की विशेषता है? देखो, जो परिपक्वता का जो उच्चतम स्तर आ जाता है ना मानसिक का, वो आता है आपका किशोर अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा, किशोर अवस्था से। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। प्रशंसा, अनुकरण, प्रतियोगिता या उपयुक्त सभी। देखो, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित प्रशंसा भी करती है, अनुकरण भी करता है और प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन ए बालक की व्यक्तित्वता का आदर, बी पुरस्कार एवं दंड, सी प्रशंसा एवं भर्त्सना या डी उपरोक्त सभी। देखो, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है? प्रेरणा यानी कि बालकों की व्यक्तित्वता का आदर भी होता है उससे, पुरस्कार एवं दंड भी, प्रशंसा एवं भर्त्सना भी, यानी कि डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता
नहीं मिलती। भाई इनमें से चारों में से एक को, एक से अधिगम को सहायता नहीं मिलती, वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए अनुकरण, बी स्कूल का अवस्था, सी अभिप्रेरणा, डी या पुरस्कार। देखो, अधिगम में सहायता अनुकरण से ही मिलती है, अभिप्रेरणा से मिलता है, पुरस्कार से मिलती है, यानी कि स्कूल के बस्ते से नहीं मिल रही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आपका बाल मनोविज्ञान और शिक्षण का। स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक के, जो जब बच्चा खुद तक ही सीमित होता है, वो कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन ए आपका जन्म से 2 वर्ष, बी आपका 3 से 6 वर्ष, सी आपका 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या डी की किशोर अवस्था में। तो वो होती है आपकी जो स्वयं केंद्रित अवस्था होती है ना, वो होती है आपकी पूर्व बाल्य अवस्था, यानी कि 3 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब करते हैं आपके हिंदी के प्रश्न। तो हिंदी का आपका पहला प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी गंगा, सी लक्ष्मी, या डी यमुना। तो कालिंदी का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यमुना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, 4, 5 या 6। देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर इस आपका सही हो जाएगा 3। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, बी क्रिया, सी संज्ञा, या डी सर्वनाम। जो लिंग निर्धारण होता है ना, वो होता है संज्ञा के नाम, संज्ञा के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? देखो, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में और पर, संबोधन हे रे अरे। तो यानी कि इसके होते हैं 8 भेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, घ का उच्चारण स्थान है? घ यानी क ख ग घ, तो ये होगा कंठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई थी आपकी काशी नागरी प्रचारणी सभा की 1893 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कवियत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? वो होता है आपका कालिंदी का यमुना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीन का जो पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए है आपका सिखी, बी है विभावरी, सी है शापक, डी है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द होता है मछली, यानी कि मत्स्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए स्वर्गीय, बी पार्थिव, सी लौकिक, या डी अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है अद्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि अनुपम के पर्यायवाची शब्द में अपूर्व हो गया आपका, अद्वितीय हो गया, अनूठा हो गया, अतुल हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कान का कच्चा होने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए कम सुनना, बी दूसरे की बात मानना, सी सुनी बात पर विश्वास, या डी कान का कमजोर होना। तो ये होता है आपका सुनी बात पर विश्वास जल्दी कर लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्षय वर्ण किसके योग से बना है? जो ये संयुक्ताक्षर है क्ष,
तो ये किसके योग से बना है? ये बना आपका क और क्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये हलंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, हमने अस्पृश्यता, इसमें कौन सा शब्द ठीक है? अस्पृश्यता यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये ठीक है। ठीक है, अगला है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन यानी कि पवन, ये स्वर संधि का भेद है, तो ये हो जाएगा आपका पो जमा अन। ठीक है, पो जमा अन यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, पो जमा अन। ठीक है, पवन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा आपका, ये विसर्ग संधि है, पुनः जमा जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे ये पुनः के आगे विसर्ग है। ठीक है, ये यहाँ विसर्ग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि का हम विग्रह करके देखे, देखो इति जमा आदि, यानी कि इसमें यण संधि है, इति जमा आदि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नाक में चोट लगना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, इज्जत देना, या डी चापलूसी करना। नाक रगड़ना ये होता है आपका दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उन्मूलन का विलोम क्या है? ऑप्शन ए उत्थान, बी रोपण, सी उत्कर्ष, या डी अवनति। तो आपका उन्मूलन का जो विलोम शब्द होता है ना, वो होता है आपका रोपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये थे आपके बाल मनोविज्ञान शिक्षण और हिंदी के 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके पास आने वाली वीडियो वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।